नमस्कार दोस्तों, मैं उर्जित अकेडमी में आपके लिए मध्य प्रदेश पीएससी के लिए और मध्य प्रदेश के जो सभी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मध्य प्रदेश के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी की कड़ी के लिए मध्य प्रदेश के प्राप्ति विभाग का जो अभी तक जो चैप्टर जो भाग चल रहा है उसी की कड़ी में जो है आज का जो पॉइंट है वो है बुंदेलखंड का पठार। अभी तक जो है हमने मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पढ़ लिया है। अब इसी कड़ी में जो है हम आगे बात करने जा रहे हैं बुंदेलखंड का पठार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ अवस्थित है। एक चीज़ याद रखिए, चाहे ये पीएससी हो या मध्य प्रदेश का किसी भी एग्ज़ाम, सब में जो है ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इसलिए जो है आप लोगों को विशेष तौर पर जो है ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो पीएससी जो मेंस दे रहे हैं या जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर से अनुरोध है कि एक डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम क्या करता है, आपकी वो सारी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं या जो एग्जामिनर चेक करना चाहता है वो सभी के मतलब उसको आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप डायग्राम से कोई चीज़ अगर आपको समझाए, कोई दूसरा पर्सन आपको समझाए, तब कितनी जल्दी समझ में आता है। ठीक जो है ये एग्जामिनर के लिए भी होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो सबसे पहले जो है बुंदेलखंड जो का पठार जो है कहाँ, ठीक है। देखिए ये वाला जो भाग है वो मध्य भारत का पठार कहलाता है। जो ये नीचे है ये मालवा का पठार है, ये है बुंदेलखंड का पठार बेसिकली, है ना। ये चीज़ जो है बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। यहाँ पर झांसी ये मतलब ये यूपी का भाग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बुंदेलखंड का पठार यहाँ अवस्थित है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अभी इसमें कुछ लिखेंगे बुंदेलखंड के पठार में, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये अगर 200 शब्दों में आएगा अगर एमपीपीएससी में तो कितने कैसा लिखना है, और 50 शब्दों में आएगा तो कितना लिखना है, ठीक है। और फिर इसी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीएसआई हो गया या व्यापम द्वारा और बहुत सी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, या पीएससी जो मध्य प्रदेश जो पीएससी है वो और कुछ एग्जाम निकालता है जिसमें से मध्य प्रदेश तो पूछा ही जाता है, तो उसमें किस तरह से प्री में आपको निकालना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है ये है बुंदेलखंड का पठार के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में, देखिए मालवा पठार में जैसे कहा मैंने, मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में, यानी ये मालवा का पठार है इसके उत्तर पूर्व में, ठीक है। पूर्व में जो क्या है, मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में क्या स्थित है, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। अब इसका निर्माण जो है आर्कियन युग की ग्रेनाइट चट्टानों व नीस चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है मालवा पठार बुंदेलखंड के पठार का निर्माण किससे हुआ है, आर्कियन युग की ग्रेनाइट चट्टानों से व नीस चट्टानों से मिलकर हुआ है, ठीक है। ये इसके बाद जो है इस पठार का जो ढाल जो है पूर्व तथा उत्तर की ओर है। इसकी कहाँ है, ढाल जो है पूर्व और उत्तर की ओर है। यहाँ से प्रमुख नदियाँ सिंध, बेतवा, केन तथा धसान नदी यहाँ से प्रवाहित होती है यानी बहती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सिंध बाबा सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1172 यानी 1172 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। ये छोटा सा हो गया, एक छोटा सा संदर्भ, छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया किसके बारे में, बुंदेलखंड के पठार के बारे में। अब इसी में देख लेते हैं कि ये प्री के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर मेंस में लिखने को आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना पड़ेगा कि भैया कहाँ स्थित है, किससे बना है, उसमें कौन सी नदियाँ बहती हैं, ऊंचाई कितनी है, ये उसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इतना बताना ही पड़ेगा। इसके बाद जो है प्री के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि बुंदेल का पठार अवस्थित कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कहाँ अवस्थित है, मालवा पठार के उत्तर पूर्व में। ये भी बता सकते हैं हम, जैसे ये डायग्राम में आप देखेंगे कि रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये भी बता सकते हैं, ये भी आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा मालवा पठार के उत्तर पूर्व में और रीवा पन्ना पठार के उत्तर में अवस्थित है क्या, बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद ये भी प्री में क्वेश्चन या जो भी व्यापम वैकेंसी निकालता है या जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि इसका अब बुंदेलखंड का जो पठार है उसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है। तो किन से हुआ है, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है।
कौन कौन सी ग्रेनाइट और नीस चट्टाने से हुआ है। इसके अलावा अब ये भी पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए और वो कितनी है। तो नाम है सिद्ध बाबा, क्या है, सिद्ध बाबा, और ये ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर। ठीक है, ये चीज हो गई ये प्री के हिसाब से। इसके अलावा आप नदियां भी देख सकते हैं, सिंध, बेतवा, केन तथा दसान नदी। केन नदी, बेतवा नदी, सिंध और दसान नदी, ये नदियां हो गई। ठीक, अब इसमें हम आके बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की विशेषताएं। तो जैसा कि अभी तक हमने सारी जो पढ़े हैं और पठार पढ़े हैं उसमें विशेषताएं के बारे में हमने चर्चा की है। देखिए, जलवायु है, मिट्टी व वनस्पति है, कृषि व खनिज है, और क्या है, उद्योग और जनसंख्या है। क्या है, उद्योग और जनसंख्या है। अभी तक हमने इन्हीं के आधार पर हमने विशेषताएं बताई है। तो ये जो है हम एक एक करके इन पे हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं क्या, जलवायु। तो देखिए, जलवायु क्या है, जलवायु एक ऐसा कारक है जो किसी भी प्रदेश या देश या महाद्वीप की बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है। डिसाइड करता है मतलब बहुत सारी चीज़ें उसी पे निर्भर करती है। जैसे अगर जलवायु कैसी, अगर मान लीजिए जलवायु ठंडी है तो उसकी वहाँ वनस्पति अलग होगी, वहाँ का रहन सहन अलग होगा, वहाँ की कृषि अलग होगी, वहाँ की मृदा अलग होगी। और अगर जलवायु गर्म है, ठीक है, तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो जलवायु बहुत बड़ा किसी भी क्षेत्र को डिसाइड करने के लिए निर्णायक कारक है। तो चलिए देखते हैं। तो जलवायु में क्या है, बुंदेलखंड में औसतन तापमान जो 42 से 45 सेंटीग्रेड तक रहता है, मतलब अब अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। और जो न्यूनतम तापमान है वो 203 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि ये टीकमगढ़ साइड या सागर, टीकमगढ़ या छतरपुर, ठीक है, वहाँ से लगा हुआ दमोह, यहाँ 0 सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है ठंडियों में। ठीक है, तो यानी से क्या मतलब हुआ, गर्मी में अत्यधिक गर्मी और सर्दी में अत्यधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, बुंदेलखंड में वर्षा बहुत ही कम होती है, अर्थात 75 सेंटीमीटर से भी कम, है ना। तो आप लोग भी पेपर में अक्सर पढ़ते रहते होंगे कि मानसून में भी वहाँ वर्षा बहुत कम हुई, या वर्षा की वहाँ बहुत ही कमी होती है। इसीलिए जो है वहाँ पर कृषि विषि और ये सब चीज़ें जो थोड़ा सा पिछड़े रहते हैं। ठीक है, वो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। ठीक, अक्सर न्यूज़पेपर में ये आता रहता है। तो यहाँ जलवायु में क्या हुआ कि हमने वहाँ बताया कि वहाँ पे कितनी गर्मी पड़ती है और कितनी ठंड पड़ती है, साथ में वर्षा 75 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी और वनस्पति। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल, पीली, कहीं कहीं काली मिट्टी भी पाई जाती है। कैसी मिट्टी, लाल, पीली, काली मिट्टी भी पाई जाती है। बुंदेलखंड में जो वनस्पति है, वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। वनस्पति इसलिए कम पाई जाती है क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है ना। और वर्षा कम होगी तो वहाँ जो वृक्ष होंगे हमेशा वो कटीली झाड़ी वाले होते हैं। एक चीज़ हमेशा समझिएगा कि आप लोगों के भी दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर जहाँ वर्षा कम होती है तो वहाँ कटीले वन क्यों पाए जाते हैं। कटीले वन इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जो वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं, तो क्योंकि उन्हें वर्षा मिल नहीं पाती तो वो क्या करते हैं, अपने आप को जीवित रखने के लिए वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी जो इनकी पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसलिए जो है वहाँ नमी भी कम होती है और पानी की जरूरत भी कम होती है, इसीलिए वहाँ पे कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं तो बुंदेलखंड में वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। यहाँ जो है शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, जैसे नीम, महुआ, बबूल, खैर, तेंदुपत्ता, आम, ये सारी चीज़ें यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, कृषि एवं खनिज। अब देखते हैं कृषि। तो बुंदेलखंड में मुख्यतः कृषि की जाती है। अब देखिए यहाँ पे कृषि अगर की जाएगी तो कृषि किस तरह की जाएगी, मोटे अनाज वाली कृषि की जाएगी, यानी ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पूरे क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र ऐसे भी होंगे, भाई बुंदेलखंड में बड़ा है तो कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर वर्षा भी अच्छी होती है, लेकिन जो अधिकतर भाग है जिसे हम 80 से 90% लेते हैं, उसमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला है वो है खनिज। तो यहाँ खनिज का लगभग अभाव है, यानी खनिज मतलब पाया जाता है पर ना के बराबर पाया जाता है, बहुत, यानी बहुत ही कम, 10-5% ही जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। ठीक है, अब अगला जो प्रॉपर्टी है वो है उद्योग एवं जनसंख्या। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो कृषि एवं पशुपालन इनका प्रमुख विषय है, मतलब कृषि करती है और पशुपालन है। पालन मतलब व्यवसाय है यहाँ का। यहाँ बहुत बड़े उद्योगों का अभाव है। यहाँ छोटे छोटे उद्योग जैसे कांच का उद्योग, सीमेंट उद्योग, इस टाइप के छोटे मोटे वहाँ पर जो है उद्योग है। अदरवाइज यहाँ पर जो है बहुत बड़े उद्योगों का अभाव है।
तो ये रहा पूरा जो है ये बुंदेलखंड का हमने चर्चा की। अब देखिए बुंदेलखंड के पठार का अगर क्वेश्चन आया 50 शब्दों में तो कैसे लिखना है। तो अगर 50 शब्दों में बुंदेलखंड का पठार लिखने को आया तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा और बहुत आसानी से जो है आप इसमें कर पाएंगे। तो मतलब सामने वाले को बहुत ही अच्छा, मतलब इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपको अगर 50 शब्दों में आया तो सीधे छोटा सा डायग्राम बनाना है मध्य प्रदेश का, बताना है बुंदेलखंड का पठार है कहाँ, और उसमें सिंपल 3 लाइनें लिखनी है कि मालवा पठार उत्तर कहाँ अवस्थित है, किससे बना है और इसकी ऊंची चोटी क्या है। इसके अलावा एक एक लाइन में लिखना है जलवायु, मिट्टी, जो हमने विशेषताएं अभी आपको एक एक करके बताई है। कौन कौन सी बताई है मैंने? जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, कृषि व खनिज, उद्योग एवं जनसंख्या। एक एक लाइन में लिखना है। जलवायु कैसी है? जलवायु जो है यहाँ पर इतनी वर्षा और ये इतना तापमान होता है। इसके बाद मिट्टी कैसी? मिट्टी है लाल पीली एवं काली। वनस्पति पतझड़ वन पाए जाते हैं। कृषि एवं खनिज में तो कृषि जो है इस क्षेत्र में कृषि की जाती, खनिजों का अभाव है। उद्योग में कौन से हैं? छोटे मोटे उद्योग हैं। और जनसंख्या में सही है। यानी कुल मिला के आपको ये 50 शब्दों में आपको पूरा कितना कवर करना है? 50 शब्दों में आपको 5 से 6 लाइन आपको लिखना है। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं पर क्योंकि समय का अभाव होता है, आपको बहुत सारे भी क्वेश्चन लिखने होंगे, इसलिए जो है इतना लिखेंगे। इसके बाद अब बारी आती है 200 शब्दों की, क्योंकि अभी जो नया 2020 का जो नया कैलेंडर आया है उसमें कुछ सब्जेक्टों में और सिलेबस में थोड़ा सा अंतर, मतलब चेंजेस किए गए हैं, अंतर किया गया है। तो क्या है उसमें डिफरेंस कि जो 50 शब्दों का है पहले 100 हुआ करता था, 50 का हो गया। पहले जो 300 को हुआ करता था अब 200 हो गया। तो मैक्सिमम जो वर्ड्स है 200 के हो गए हैं। तो यदि 200 को आएगा तो ये 200 में आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, डायग्राम बनाए हैं बाकायदे, पूरा संदर्भ पूरा ये अपनी संदर्भ लिखेंगे, विशेषताएं एक एक करके विशेषताएं बताएंगे। इस तरह से आपको 200 वर्ड हो जाएंगे। अब रही इसमें प्री की क्वेश्चन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जो बुंदेलखंड में कब वर्षा पूछा जा सकता है। ठीक है, वहाँ आप जो है मैंने इसमें उद्योग और जनसंख्या में बताया है। तो उद्योग में आप पर्यटन भी लिख सकते हैं, पर्यटन भी एक उद्योग है ना। तो कौन कौन से वहाँ पर्यटन क्षेत्र हैं? पर्यटन क्षेत्र भी आप वहाँ बता सकते हैं। जैसे खजुराहो है, खजुराहो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अलावा ओरछा है, तो ये पर्यटन में ये भी उद्योग है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और ये जो है प्री के हिसाब से भी ये पूछा जाता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये MPPSC प्री और मेंस दोनों के लिए है। और इसके अलावा जितने भी आपका एग्ज़ाम होंगे और उनके लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं ये यहीं समाप्त करता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इसी तरह से सारे वीडियो जो है डेली अपलोड किए जाएंगे। अभी मैं आपको मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाग पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद जो है मैं जनजातियाँ पढ़ाने वाला हूँ। और जब ये जैसे प्राकृतिक विभाग खत्म हो जाएगा तो मैं इसमें कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ, 50 से 70 क्वेश्चनों का एक PDF बनाऊंगा और उस पर भी वीडियो बनाऊंगा जो मात्र केवल प्री के लिए रहेगा। प्री के लिए रहेगा मतलब जितने MPPSC प्री और जितने व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम होंगे उनके भी ये इसमें कवर होंगे। ठीक है, सारे कवर करते हुए सारा ये जो है ये बनाया जाएगा। और जैसे ये वीडियो प्राकृतिक विभाग खत्म होगा इसका फाइनल जो है प्री के हिसाब से मैं टोटल जो इसमें प्री के हिसाब से जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा और जो भी बनेंगे तो 50 से 70 क्वेश्चन उसमें जो है शामिल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है चीज़ें होती रहेंगी। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुद के नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।